साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी पद्य भाग से, जिसमें हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के विषय में आज हम जानेंगे। ये विषय विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपका हिंदी टीजीटी, पीजीटी, यूपी पुलिस, टेट, सीटेट और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से पूछा जाता है साहित्य के विषय में, उसकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो प्यारे साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और अपने जो नोट्स हैं उनमें आप नोट्स बनाते जाएं। इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा आप, ताकि आप इसको भूलें नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। पद्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। प्यारे साथियों, अब हम पद्य के विषय में पढ़ेंगे और इसमें हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने की क्या परंपरा रही है, किस किस ने इस पे इतिहास लिखा है और क्या क्या विचारधाराएं रही हैं, किसकी क्या पुस्तक रही है, उसके विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए एकाग्रचित्त होकर के वीडियो को देखिएगा और बहुत ध्यान से इसके नोट्स बनाते जाइएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया है। देखिए, ये विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस भाषा में हुआ था? बात हो रही है सबसे पहले इतिहास की, तो किस भाषा में लिखा गया था? वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? गार्सा द तासी जी ने लिखा है। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है? तो फ्रेंच भाषा में की है। ठीक है। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी रखा। क्या नाम रखा? इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी। आइए मेरे साथ याद कीजिए, इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तान। इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी। ठीक है। ये पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। ठीक है। गार्सा द तासी द्वारा लिखित पुस्तक का विभक्त जो किया गया है, कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रकाशन वर्ष कौन कौन से हैं? 1839 और 1847। ये ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से मुद्रित किया गया? पेरिस से मुद्रित किया गया था। ठीक है। इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदो हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया था, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। देखो, पहले भाग को 2 भागों में विभक्त किया गया है, 1839 और 1847 में। ठीक है। और दूसरे भाग को का प्रकाशन कब हुआ है? 1871 में, 1871 में। ठीक है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रम अनुसार दिया गया है। ठीक है। तो जो तासी की पुस्तक थी उसमें उन्होंने किन शायरों का नामांकन किया है? तो हिंदी और उर्दू के। ठीक है। हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण दिया है। किस आधार पर दिया है? अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार, जो अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार है उसके अनुसार दिया है। ठीक है। गार्सा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72, शेष उर्दू के कवि हैं। ठीक है। कितने हैं? हिंदी के कितने हैं? 738 और कुल कितने हैं? सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। गार्सा तासी ने ग्रंथ में कुल 738 कवि रखे हैं। ठीक है। हिंदी के कितने रखे हैं? 72 रखे हैं। और जितने बचे हैं वो शेष किसके हैं? उर्दू के हैं। ठीक है। ठीक है। तो गार्सा द तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? तो 738 कवि हैं। हिंदी के कितने हैं? 72 और शेष कितने हैं? उर्दू के हो गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वर्षीय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। कैसे? देखिए, गार्सा द तासी का जो ग्रंथ है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया?
तो किसने किया है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षण ने किया है। ठीक है, किस नाम से किया है? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। कब किया है? 1952 में कराया है। क्लियर? के डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षण ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में कराया। तासी की पुस्तक इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी शब्द यानी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। अगर भारती की बात की जाए, है ना, कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। ये इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। देखिए, एक तो बन रहा है कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1873। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित होता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई। कौन सा? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा। ठीक है, कौन सा है? दूसरा रचा है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इसको समझिएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि शिव सिंह सरोज में कितने कवि का जो है जीवन चरित्र या कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं, तो 838। शिव सिंह सरोज के सहस्त्र में भाषा कवियों का किस विषय पे रचना की गई है? तो उनके जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन की ने जो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, कहाँ कब प्रकाशित हुई है? 1888। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगर पहले इतिहास ग्रंथ की बात की जाए तो गारसादा तासी का, है ना, क्योंकि वो फ्रेंच भाषा में है तो पहला इतिहास, लेकिन भाषा क्या है उसकी? फ्रेंच है। लेकिन अगर हिंदी साहित्य की हिंदी की बात की जाए तो पहला कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, देखिए इसको आप यहाँ समझिएगा। जो गारसादा दासी का इस्तवार दाला लिटरेचर एंदो हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वर्षण ने। ठीक है, कब किया था? 1952 में किया था। ठीक है, और अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात की जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन का कब किया है और किसने किया है? तो किशोरी लाल गुप्त ने किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कब किया है? तो 1957 में किया है। आशा करती हूँ कि ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। गारसादा तासी ने क्या किया है? अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार। ठीक है, और ग्रियर्सन ने कैसे किया है? लेखकों के कालक्रमानुसार किया है। आगे बात समझ में?
विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ की विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष सूचक है। देखिए, इसको समझिएगा। यहाँ से ये दो जो लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। विभिन्न युगों की काव्य कृतियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया और प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय में काल विशेष का सूचक है। मतलब प्रत्येक अध्याय क्या है, इसका काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज गिब्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। ठीक है, क्या किया है? जॉर्ज गिब्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य भाषा की दृष्टि से, यानी हिंदी साहित्य भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए इनका क्षेत्र निर्धारण कर दिया है। और इसमें क्या किया? संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी और फारसी, संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उनसे अलग कर दिया। मतलब संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी उर्दू बिल्कुल अलग कर दी, पृथक कर दी बिल्कुल। ठीक है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। ठीक है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम, यानी इनके विकास का क्रम कैसे हुआ? पहले क्या आया? चारण काव्य, फिर धार्मिक काव्य, फिर प्रेम काव्य और फिर दरबारी काव्य में किया गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग, यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी का युग भक्ति काल है ना, जिसको भक्ति काल के नाम से हम जानते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब देखो, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं। ठीक है। पहला ये भक्ति काल की समय अवधि 16वीं सदी से 17वीं शताब्दी। भक्ति काल को क्या माना जाता है? तो हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किसने माना है? ग्रियर्सन ने माना है। किसकी उपलब्धि है? ग्रियर्सन की उपलब्धि है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद किसकी है? तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की है। अब मिश्र बंधु ये थे कौन कौन शामिल है इसमें, उसको समझा देते हैं आपको। तो मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी मिश्र शामिल है। कौन कौन? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। गणेश, श्याम, शुकदेव, गणेश, श्याम, शुकदेव। ठीक है। इनसे मिलकर के मिश्र बंधु बने। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके ग्रंथ के बारे में। ठीक है। तो मिश्र बंधु, एक मिनट जी, मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में तथा चतुर्भाग का 1934 में प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में विभक्त किया गया। ठीक है। जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हो गया? 1913 में हो गया, और जो चतुर्थ भाग था उसका 1934 में प्रकाशन हुआ है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। कितने कवियों का है? 4591, 4591। ठीक है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही मतलब आई थिंक बिल्कुल सैल्यूट वाला काम था ये, बिल्कुल, कि उनको प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है जो कि अज्ञात हैं, जिनके विषय में कोई जानता ही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षित महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारण करने और उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है। अब उनकी 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है।
जी, जो साथी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक के विषय में बहुत अच्छे से जानते होंगे और उनके पास ये बुक भी अवश्य होगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गिरियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कविव्रत संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो VVIP कर लीजिए आप और रट डालिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गिरियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविव्रत संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता को चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ, एक मिनट में आपको ये पूरा ही यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ, अब आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार से दोबारा से पढ़ देती हूँ। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता को चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो जनता है उसकी जो चित्तवृत्ति है उसका बहुत महत्व है साहित्य के इतिहास में। ठीक है, सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास की आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया था। ठीक है, कि सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन को, है ना, जो इतिहास लेखन की कला है उसको आलोचना से पृथक किया, मतलब आलोचना से अलग किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 400 स्पष्ट कालखंडों में विभक्त कर दिया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखो कितनी बड़ी ये उपलब्धि है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 400 स्पष्ट खंडों में विभक्त कर दिया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों व 4 शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। अब देखिए कैसे किया इन्होंने ये। भक्ति काल, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के भी 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा के भी 2 भाग हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्य के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन की प्रमुखता दी। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडविन ग्रिप्स ने किस भाषा में लिखा, तो हिंदी में लिखा, अंग्रेजी भाषा में, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी भाषा में लिखा है। किस नाम से? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में FE ने अंग्रेजी भाषा में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा।
तज़किरा ए शुराई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि। इस ग्रंथ के प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 नाम से किया था। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ रचे। ठीक है। और ये जो है ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो तीनों इतिहास ग्रंथ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। इनको आप रट डालीजिएगा, इनका नाम भी और इनका सन भी, प्रकाशन सन भी। ठीक है ना। कौन कौन सा? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये आसान रहेगा आपको लास्ट वाले दोनों, क्योंकि दोनों का समय जो है वो सेम ही है। 1952 हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? 1938। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरण में विभक्त किया है? तो 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू जो कि अपभ्रंश में सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने विभिन्न साहित्य लेखकों को पढ़ा है, उनके कालक्रम को पढ़ा है, उन्होंने अपने किस ग्रंथ में कितने कवियों का चरित्रण, उनकी कविताओं का संग्रह किया है, इस विषय में हम लोगों ने जाना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आपने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा और अपने नोट्स में उसको नोट भी किया होगा। जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।